बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल ईडीआई। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने फाइनेंशियल ईडीआई के बारे में सारा जानकारी दिया था। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल ईडीआई, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं फाइनेंशियल ईडीआई के। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इट सेव्स कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन का कॉस्ट है फाइनेंशियल ईडीआई आने से बच जाता है। अब कैसे बच जाता है वो हम लोग देखते हैं। अब जैसे मान के चलो हम लोग को कोई भी ऑर्डर करना है या फिर किसी को भी पेमेंट करना है तो हम लोग को बैंक को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो पेमेंट हम लोग किससे कर पाएंगे? बैंक से ही कर पाएंगे। ठीक है, तो बैंक से जब हम लोग पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो आज के डेट पे इतने सारे सर्विसेज अवेलेबल है हमारे पास। हम इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या कुछ पोर्टल्स के थ्रू या यूपीआई के थ्रू, इस सब से बहुत सारे मेथड्स है हमारे पास ट्रांजैक्शन करने के। ठीक है, तो कोई भी मेथड से हम लोग ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इससे जो समय है वो भी बहुत बचेगा और जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन थे वो भी बच जाएंगे। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे बच रहा है? क्योंकि हम तो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बैंक से, तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं सारा इंटरनेट से चल रहा है या फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ही हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे कॉस्ट बच रहा है। क्योंकि अगर मान के चलो हम लोग मैन्युअली पेमेंट करने जाते तो एक पर्सन जाता, वो ट्रैवल करके जाता, ट्रैवलिंग कॉस्ट लगता, ठीक है, उसको नाश्ते पानी का खर्च लगता, बहुत सारे उसमें खर्च लग जाते। तो ट्रांजैक्शन करने के लिए भी पैसे तो उतने ही देने हैं जितने, लेकिन हमें एक्स्ट्रा उसमें खर्चा करना पड़ रहा था। ठीक है, तो ईडीआई आने से क्या हुआ, जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो भी कम हो गया। ठीक है, इट सेव्स कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, फिर उसका पॉइंट नंबर 2, वी कैन रिसीव एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन टू ईच ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, ठीक है, हम लोग उसका एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री होगा उसमें, कहाँ कहाँ हमने पेमेंट किया, किसको पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया, कब पेमेंट किया, उसका टाइम क्या था, उसका बैंक अकाउंट नंबर क्या था, ठीक है, किस लोकेशन में है, एड्रेस वगैरह सारा चीज वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को हर ट्रांजैक्शन की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल सकती है। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 3 है, इट रिड्यूसेस एरर रेट एंड इनेबल्स फास्टर प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे जो एरर रेट होगा, ठीक है, एरर रेट का मतलब क्या है कि एंट्री करने में कुछ एरर होंगे, ठीक है, या फिर जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ एरर्स होंगे, तो वो सारे एरर्स जो है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं। क्योंकि सारा चीज यहाँ ईडीआई सॉफ्टवेयर के थ्रू परफॉर्म किया जा रहा है। मतलब जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे सब चीज क्या होंगे, ईडीआई के थ्रू होंगे। ठीक है, तो हम लोग के पास जो इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, तो वो लगभग चांस है कि सबके सब सही इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो एरर रेट जो होगा यहाँ पे वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, और जो प्रोसेसिंग होगी, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक है, तो हम लोग जल्दी जल्दी एंट्री करके जो प्रोसेस है वो फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, इट रिड्यूसेस टाइम। ठीक है, यहाँ पे टाइम की भी बहुत बड़ी बचत होती है। ठीक है, क्योंकि सारी चीज ऑनलाइन होनी है, सारी डिटेल्स हमारे पास है, हम लोग को हर जगह खोजने की जरूरत नहीं है, बस दो चार क्लिक करें और हम लोग को सारी डिटेल्स मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग का जो समय है बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो फाइनेंशियल ईडीआई का यूज़ करने से जब हम लोग पेमेंट करेंगे, जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होंगी, उसका जिस भी पार्टी को हम लोग अगर पेमेंट करें उसका बैंक अकाउंट नंबर सारा चीज़ पहले से सेव होगा। मतलब हम लोग को वहाँ पे बेनिफिशियरी बनाने की सुविधा जो है हम लोग को मिलती है, और वहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड करते हैं और हम लोग उसको तुरंत पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का समय जो है यहाँ पे बहुत बच जाता है। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 5 है, इट इम्प्रूव्स कैश फोरकास्टिंग फॉर बोथ कस्टमर एंड कंपनीज।
ठीक है। अब यहाँ पे जो कैश फोरकास्टिंग होती है, कैश फोरकास्टिंग मतलब जो होता है एक अनुमान लगाते हैं कि हम लोग के पास कितना कैश है और कितना कैश में हम लोग को पेमेंट करना है। ठीक है, कस्टमर के लिए भी और कंपनीज के लिए भी, दोनों के लिए यहाँ पे जो कैश फोरकास्टिंग है वो इम्प्रूव हम लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे इट इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि पेमेंट अगर फास्ट होगा, ठीक है, तो हम लोग का प्रोडक्शन फास्ट होगा। मतलब हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर जो भी सर्विस हम लोग दे रहे हैं अपनी कंपनी से, या फिर कस्टमर कुछ सर्विस दे रहा है, या फिर कस्टमर कुछ हमें कुछ भी हम लोग को सर्विस दे रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, क्योंकि पेमेंट हम लोग बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीज हमारे हाथ में है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करके जल्दी पेमेंट करके। ठीक है, और जल्दी हम लोग को रॉ मटेरियल्स मिलेगा, हम लोग का जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट होगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईडीआई के इतने सारे बेनिफिट्स यहाँ पे हम लोग ने देखा, और इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो फाइनेंशियल ईडीआई यूज करने के बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, मतलब कंप्यूटर्स के थ्रू हो रही है, तो सारे डिटेल्स हमारे पास होती है, सब चीज हमारे पास होता है, तो हम लोग को पेमेंट करने में भी दिक्कत नहीं होती है। एसीएच, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ठीक है, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस का क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एसीएच पेमेंट्स आर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स दैट गो थ्रू द ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस नेटवर्क। ठीक है, एसीएच पेमेंट्स जो होता है जनरली इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है, जो कि ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस नेटवर्क के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। Funds move from one bank to another with the help of centralized system that direct funds to their final destination. These computerized payments can provide benefits of both merchants and customers. Payments are inexpensive and they can be automated, and record keeping is often easier with electronic payments. ठीक है, एसीएच मतलब ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस एक ऐसा नेटवर्क है जो हम लोग को फंड्स मूव करने के लिए एक सुविधा देता है। ठीक है, मतलब एक बैंक अकाउंट से लेके दूसरे बैंक अकाउंट तक। ठीक है, ये एक प्रकार का सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। ठीक है, ये सेंट्रलाइज सिस्टम जो होता है वो बैंक में होता है। ठीक है, किसमें होता है, बैंक में होता है। ठीक है, जैसे मान के चलो, मैं एक एग्जांपल इसका बताता हूँ, जैसे कि 1 तारीख को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को सैलरी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कंपनी ऐसा थोड़ी कि एक एक के बैंक में जा जाके डिपॉजिट करते रहते हैं, वैसा नहीं होता। ठीक है, उनके पास एक पोर्टल होता है, बैंक का एक पोर्टल दिया जाता है, उसमें सब जितने भी एम्प्लॉयज है सबकी बेनिफिशियरी ऐड कर दी जाती है। ठीक है, वो कितने दिन वर्क किया, उसका कितना फाइनल अमाउंट बन रहा है, वो सारी चीजें जो है 1 या 2 दिन पहले शेड्यूल कर दी जाती है। ठीक है, 1 या 2 दिन शेड्यूल कर दी जाती है। ठीक है, तो जैसे ही शेड्यूल कर दी जाती है, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस क्या करेगा, उसके डेटा को लेगा, उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा उसकी सैलरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है होती है ऑटोमेटिक होती है। जैसे हम लोग किसी को पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, कई लोग करते हैं कि जैसी मतलब मान के चलो 2 या 3 तारीख को हमारे जितने ईएमआई है, ईएमआई जो होते हैं वो कट जाए, ऑटोमेटिक हम लोग कर दिए उसको। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस नेटवर्क होती है। ठीक है, ये सभी बैंक, सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होता है वो अपने बैंकिंग सिस्टम में लगा के रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेमेंट्स होते हैं सारे के सारे कंप्यूटराइज्ड होते हैं। ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों के लिए मिलता है, मर्चेंट के लिए भी होता है और साथ में कंज्यूमर्स के लिए भी अवेलेबल होता है। ठीक है, अगर आप लोग चलाते होंगे इंटरनेट बैंकिंग वगैरह, तो उसमें भी अवेलेबल होता है ऑप्शन शेड्यूल करने का। ठीक है, हमने शेड्यूल कर दिया, लेकिन शेड्यूल कर दिया तो ऑटोमेटिक कैसे जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करता है,
ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस में उस चीज की एंट्री हो जाती है कि इस अकाउंट से इतना अमाउंट इस अकाउंट में जाना है। ठीक है, तो वो जिस टाइम पे हम लोग शेड्यूल करके रखते हैं उस शेड्यूल टाइम पे वो पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग को टैक्स पे करना है, बिल पेमेंट करना है, हम लोग सारा चीज आजकल क्या करते हैं, हम लोग सब ऑटोमेट करके रख देते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो जैसे ही बिल जनरेट हुआ मैं फोन पे में अपना डाल के रखता हूँ, जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है या केबल का बिल आता है तो उसमें आ जाता है ऑटोमेटिकली, और मैं उसका पेमेंट मेरे बैंक से ऑटोमेटिकली कट जाता है। ठीक है, अगर मुझे याद नहीं है कि मुझे इस चीज़ का पेमेंट करना था, तो ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस जो है ये हम लोग फंक्शनलिटी देता है जिससे हम लोग ऑटोमेटिक जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिजनेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग को रेगुलर पेमेंट्स करनी होती है। रेगुलर पेमेंट्स करनी होती है जैसे सैलरीज होती है, ठीक है, या फिर ईएमआईज होते हैं बैंक के। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस से हम लोग को क्लियर करानी होती है। तो यहाँ पे हम लोग उसका बेसिक्स यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ए टैक्स पेयर सेंडिंग फंड्स टू द आईआरएस और लोकल ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन। ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं। कस्टमर पेइंग ए सर्विस प्रोवाइडर, किसी सर्विस प्रोवाइडर को भी कर सकते हैं, जैसे केबल है, इलेक्ट्रिसिटी है, इस टाइप से। एन एम्प्लॉयर डिपॉजिटिंग मनी टू एन एम्प्लॉयज चेकिंग अकाउंट, ठीक है, मतलब सैलरी, ये भी हम लोग कर सकते हैं। कंज्यूमर मूविंग फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, ठीक है, बहुत सारे कंज्यूमर क्या करते हैं, अपने फंड्स जो है एक बैंक से दूसरे बैंक में मूव करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है एसीएच पेमेंट्स होते हैं। ठीक है, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस पेमेंट्स यहाँ पे किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली बेसिक जो है वो शेड्यूलिंग ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे, ACH payments are electronic transfer from one bank to another. Several examples include a customer pays a service provider. ठीक है, एक कस्टमर किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को कुछ पेमेंट करता है। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, केबल का बिल हो, डीटीएच का बिल हो। ठीक है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर को अगर हम लोग पेमेंट करते हैं और उसको हम लोग चाहते हैं कि ऑटोमेट कर दें, तो वो भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, एन एम्प्लॉयर डिपॉजिट्स मनी टू एन एम्प्लॉयज चेकिंग अकाउंट। ठीक है, कोई भी एम्प्लॉयर जो है, जैसे हम लोग को भी सैलरी मिलती है 12 तारीख को, शेड्यूल रहता है 12 तारीख को अकाउंट में आ जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, ए कंज्यूमर ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, कोई भी कंज्यूमर है उसके पास हो सकता है दो अकाउंट हो, वो एक अकाउंट का मनी जो है दूसरे बैंक अकाउंट में जमा करता हो। ठीक है, ए बिजनेस पेज ए सप्लायर फॉर प्रोडक्ट्स। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का जो पेमेंट है वो कोई भी सप्लायर को कर सकते हैं। ठीक है, सप्लायर ने प्रोडक्ट अपना सेल किया और उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। टैक्स पेयर सेंड्स फंड्स टू द आईआरएस और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑनलाइन। जो टैक्स पेयर है, मतलब आईआरएस मतलब क्या होता है कि एक टैक्स पेयर का पोर्टल होता है। ठीक है, तो उस पे टैक्स पे कर सकते हैं। और जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं जैसे कि नगर निगम, ठीक है, उसको भी यहाँ पे हम लोग फंड जो है सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग को कोई भी पेमेंट करना है एसीएच के थ्रू, तो हम लोग को कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं और कुछ कुछ डिटेल्स हम लोग को देनी पड़ती है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। टू कंप्लीट पेमेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्टिंग पेमेंट वेदर दे वांट टू सेंड फंड्स और रिसीव फंड्स। ठीक है, पेमेंट रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, नीड्स टू गेट बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर पार्टी इन्वॉल्व। ठीक है, हम लोग को क्या लगेगा, बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल एन एम्प्लॉयर नीड्स द फॉलोइंग डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉयज टू सेट अप डायरेक्ट डिपॉजिट। ठीक है, कोई भी एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉयज का बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है वो लेगा ताकि वो डायरेक्टली उसके अकाउंट पे सैलरी क्रेडिट कर सके। ठीक है, तो क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे लेना होगा, द नेम ऑफ द बैंक और क्रेडिट यूनियन रिसीविंग फंड्स। ठीक है, ठीक है, तो बैंक का नेम यहाँ पे रहेगा, फिर टाइप ऑफ अकाउंट, मतलब सेविंग बैंक है, करंट सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, किस टाइप का अकाउंट है। ठीक है, चेकिंग अकाउंट है। ठीक है, द बैंक्स एबीए रूटिंग मेंबर। ठीक है, जब एसीएच होता है तो वहां पे एक रूटिंग मेंबर बनता है। ठीक है, रूटिंग मेंबर में रजिस्ट्रेशन करना होता है।
तभी वो ACH का यूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो कंज्यूमर होते हैं बाय डिफॉल्ट एक या दो अकाउंट नंबर में जो रूटिंग मेंबर है वो ऑलरेडी, रूटिंग नंबर जो है ऑलरेडी दिया गया होता है, ठीक है। तो ABA रूटिंग नंबर मतलब क्या होता है, जो बैंक अकाउंट नंबर हम लोग देंगे उसको ABA रूटिंग नंबर में हम लोग डाल देंगे ताकि वो ऑटोमेटिकली उसमें क्रेडिट कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है द रेसिपिएंट अकाउंट नंबर, ठीक है। रेसिपिएंट का अकाउंट नंबर हम लोग देंगे, ठीक है। तो इतनी डिटेल्स हम लोग को क्या करनी है, लेनी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है वर्किंग ऑफ ACH पेमेंट सिस्टम। अब कैसे यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है, ACH पेमेंट सिस्टम जो है कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है फंड ट्रांसफर इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इनिशिएशन। फंड ट्रांसफर को क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे। कैसे इनिशिएट करेंगे, हम लोग के पास बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन है, उसका IFSC कोड होगा, उसका बैंक अकाउंट टाइप होगा, उसका बैंक नेम होगा, सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सारे डिटेल्स वहाँ डाल देंगे, कितना अमाउंट उसको पे करना, सब चीज हम लोग वहाँ फीड कर देंगे, ठीक है। सेकंड आता है ऑथराइजेशन स्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे ऑथराइज करना पड़ता है जो भी बैंक अकाउंट से पैसे कटने हैं, ठीक है, जिस बैंक अकाउंट से पैसे को भेजने हैं उसको ऑथराइज पहले करना होगा कि वो जिस पर्सन को हम भेज रहे हैं वो मतलब सही है या नहीं है, उसका बैंक अकाउंट सही है, सब चीज ऑथराइज होगा वहाँ पे, ठीक है। जब तक ऑथराइज नहीं होगा तो पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे, ठीक है। थर्ड आता है प्राइमरी फंड ट्रांसफर, ठीक है। प्राइमरी फंड ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि एक बैंक अकाउंट से लेके जो पैसे कटे वो सबसे पहले बैंक के पास रिसीव होंगे। किसके पास रिसीव होंगे, बैंक के पास रिसीव होंगे, बैंक उसको ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अब जैसे मान के चलो ICICI बैंक से मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ SBI बैंक में, ठीक है। तो क्या होगा, ICICI बैंक से पैसा कटा, वो सबसे पहले ICICI बैंक के पास जाएगा, मतलब मेरे अकाउंट से पैसा कटा तो वो ICICI बैंक के सेंट्रल डेटाबेस में जाएगा, ठीक है। अब ICICI बैंक क्या करेगा, SBI को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। किसको ट्रांसफर किया, SBI को ट्रांसफर किया, ठीक है। जिस ब्रांच का होगा उस ब्रांच पे ट्रांसफर होगा, वो ब्रांच जो है वो उस कस्टमर को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बैंक इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर ACH पेमेंट हम लोग कर रहे हैं तो दोनों का बैंक इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो पहले प्राइमरी फंड ट्रांसफर होगा, मतलब एक फंड पहले बैंक के पास गया, बैंक फिर ट्रांसफर करेगा। तो प्राइमरी फंड ट्रांसफर क्या होगा, कंज्यूमर टू बैंक, ठीक है, कंज्यूमर टू बैंक होगा। और सेकेंडरी क्या होगा, बैंक ट्रांसफर, मतलब बैंक से लेके कंज्यूमर तक, ठीक है। तो इस प्रकार से पेमेंट सिस्टम काम करता है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ACH, सबसे पहला बेनिफिट है इसका इजी टू हैंडल, ठीक है। इजी टू हैंडल मतलब क्या होगा कि अगर किसी कस्टमर ने डिसाइड किया है कि वो चेक से पेमेंट करेगा या फिर डिपॉजिट करेगा बैंक में जाके, ठीक है। तो हो सकता है कि उसका चेक घूम जाए, चेक खराब हो जाए, चेक फट जाए, ठीक है, या फिर उसके कैश जो लेके गए कैश चोरी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम यहाँ पे यूज करेगा, ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, मतलब रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भी आसानी होगा, ठीक है। मतलब वो रिकॉर्ड इजीली रख सकता है और जो भी पेमेंट है वो बहुत जल्दी से कर सकता है वहां पे, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जो होता है हमेशा इजी टू हैंडल होता है, ठीक है, और रिलायबल भी होता है। अब हो सकता है अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम यूज नहीं करते हो, हम लोग चेक के थ्रू करते हो, चेक बाउंस हो जाए, ठीक है, या फिर हमारे बैंक में जो है वो बैलेंस ना हो, ठीक है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, बैंक बंद हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब इंटरनेट बैंकिंग हम लोग यूज करते हैं या फिर ACH हम लोग यूज करते हैं तो उससे किसी भी चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो हमेशा 24/7 चालू रहता है और वर्क करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ACH हमेशा इजी टू हैंडल होता है। फिर उसके बाद सेकंड आता है लेस एक्सपेंसिव देन प्लास्टिक, ठीक है। लेस एक्सपेंसिव देन प्लास्टिक मतलब क्या होता है, जितने भी हम लोग कार्ड्स यूज करते हैं,
ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या और भी कोई कार्ड्स होते हैं, ठीक है, सबके चार्जेस हम लोग को पे करने होते हैं। चार्जेस कैसे पे करने होते हैं, हम लोग के अकाउंट से हर साल 200 रुपये कटता है उस डेबिट कार्ड के चार्ज को। ठीक है, हर साल 200 रुपये हम लोग लगभग लगभग चार्ज देते हैं। हर बैंक का अलग अलग रहता है। ठीक है, मेरे बैंक का 200 रुपये चार्ज रहता है। ठीक है, वैसे एसबीआई का भी कुछ 350-400 रुपये के आसपास चार्ज रहता है। वैसे अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्जेस होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग एसीएच यूज करते हैं, मतलब ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, तो उसके चार्जेस हम लोग को बहुत कम देने होते हैं, बहुत कम। ठीक है, नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल चार्जेस होते हैं इसके। ठीक है, और यहाँ पे जो है जब हम लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो कोई भी हम लोग को परेशानी देखने के लिए नहीं मिलती कि कार्ड एक्सपायर हो गया या कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, फिर आता है थर्ड, लॉन्ग डिस्टेंस पेमेंट्स। ठीक है, हम लोग कितने भी दूर पेमेंट को कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, कहीं पे भी हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, रिमोटली। ठीक है, सिर्फ हम लोग को क्या चाहिए, उसके बैंक का इंफॉर्मेशन चाहिए और हम लोग उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये तीन जो था वो इसके बेनिफिट्स है। ठीक है, इजी टू हैंडल, लेस एक्सपेंसिव देन प्लास्टिक, और लॉन्ग डिस्टेंस पेमेंट्स। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एसीएच के बारे में मैंने यहाँ पे बताया। एसीएच क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, ठीक है, और बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा आता है।